चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस छिपे हुए सिस्टम की पड़ताल करने वाले हैं जो चुपचाप हमारे रोजमर्रा के कंज्यूमर विकल्पों को कंट्रोल कर रहा है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हमारी पसंद सच में कितनी आजाद है, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर जाते हैं तो कीमतें बिल्कुल एक जैसी कैसे होती हैं? चाहे ब्रांड कोई भी हो, कीमत में शायद ही कोई फर्क दिखता है। अब ये देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस फ्री मार्केट कंपटीशन की हम बात करते हैं, क्या वो सच में है भी या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? असल में जो हमें बाहर से एक फ्री मार्केट जैसा लगता है, वो दरअसल 150 साल पहले इजाद किया गया एक बेहद स्मार्ट और कैलकुलेटेड सिस्टम है। जी हाँ, 150 साल। ये कोई नया खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रूवन मॉडल है जो आज भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा अपनी शुरुआत में करता था। इस बात को गहराई से समझने के लिए जरा इन दो घटनाओं को देखिए। 1872 के जो निर्मम कॉर्पोरेट दांवपेच थे, जिन्हें इतिहास में क्लीवलैंड मैसेकर कहा जाता है, वो बिल्कुल 2016 में हुए बड़े टेलीकॉम बदलावों से मेल खाते हैं। समय बिल्कुल अलग है, लेकिन काम करने का तरीका वो 100% वही है। तो चलिए सबसे पहले द रॉकफेलर ब्लूप्रिंट और मॉडर्न मोनोपोलीज के आर्किटेक्ट पर नजर डालते हैं। आज की इस कॉर्पोरेट सच्चाई को डीकोड करने के लिए हमें इस ब्लूप्रिंट को बनाने वाले मास्टरमाइंड जॉन डी रॉकफेलर को समझना होगा। ये आंकड़ा सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। आज की महंगाई के हिसाब से रॉकफेलर की पीक नेटवर्थ लगभग $400 बिलियन थी। इतनी बड़ी रकम से वो पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 2% हिस्सा अकेले कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत ये दौलत नहीं, बल्कि उनका बनाया हुआ ये सिस्टम है। उनकी पहली सबसे अहम और असरदार रणनीति थी वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका बहुत सीधा सा मतलब है सप्लाई चेन के हर एक कदम पर सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा होना। बिचौलियों को पूरी तरह हटा दीजिए और सारा का सारा मुनाफा सीधे अपनी जेब में डालिए। इसे एक बहुत ही सिंपल चाय की टपरी के उदाहरण से समझते हैं। दूसरों से दूध या चीनी खरीदने के बजाय इमेजिन कीजिए कि आपकी खुद की डेयरी हो, खुद की चीनी की फैक्ट्री हो और कप बनाने का काम भी आपका अपना हो। इससे क्या होगा? बीच का सारा मुनाफा बच जाएगा। रॉकफेलर ने तेल के बिजनेस में बिल्कुल यही किया। उन्होंने खुद के तेल के बैरल्स बनाए और डिलीवरी वैगन्स भी खुद ही खरीद लिए। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन से जहां लागत कम हुई, वहीं अगला कदम था हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये मार्केट के सभी प्रतिद्वंदियों को या तो खरीद लेने या फिर पूरी तरह से खत्म कर देने का एक ऐसा अचूक तरीका था जिसका कोई काट नहीं था। और इसके नतीजे? ये नंबर्स वाकई में होश उड़ा देने वाले हैं। रॉकफेलर ने विरोधियों को उनकी कंपनी बेचने का ऑफर दिया और अगर उन्होंने मना किया तो एक भयंकर प्राइस वॉर शुरू कर दी। इसी अग्रेसिव रणनीति से उन्होंने सिर्फ एक दशक से भी कम समय में अपने मार्केट शेयर को महज 4% से बढ़ाकर सीधा 90% तक पहुंचा दिया। अब आगे बढ़ते हैं इल्यूजन ऑफ कंपटीशन पर, जहां हम कॉर्पोरेट ट्रस्ट्स और होल्डिंग कंपनीज के खेल को समझेंगे। देखिए, जब कोई कंपनी मोनोपोली बन जाती है तो उसे हमेशा जनता के गुस्से और एंटी मोनोपोली कानूनों का डर रहता है। इनसे बचने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट कानूनी दांवपेच निकाला गया, 1882 का कॉर्पोरेट ट्रस्ट। इस स्ट्रक्चर में 34 अलग अलग कंपनियां कागजों पर तो पूरी तरह आजाद थीं, लेकिन असल में उन सभी को रॉकफेलर का एक सेंट्रल बोर्ड ही सीक्रेट तरीके से कंट्रोल कर रहा था। और मजे की बात यह है कि 1882 का यही स्ट्रक्चर आज की दिग्गज होल्डिंग कंपनियों का दादा परदादा है। आज अल्फाबेट, मेटा, रिलायंस, टाटा और अदानी जैसी बड़ी कंपनियां इसी ढांचे का इस्तेमाल करती हैं। ये विशाल कंपनियां उन अनगिनत ब्रांड्स का जाल चलाती हैं जिन्हें हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं, और हमें लगता है कि हमारे पास बाजार में बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। ये सिस्टम अंदर से कितना मजबूत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ा, तब भी उसके टुकड़ों ने अपने अपने इलाकों में अपना दबदबा बनाए रखा। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे आने वाले 100 सालों में बिना किसी शोर शराबे के उनमें से कई कंपनियां चुपचाप फिर से आपस में जुड़ गईं, जैसे 1999 में एक्सॉन और मोबिल। चलिए अब इंडिया के कॉर्पोरेट पैरेलल को देखते हैं, खासकर मॉडर्न रिलायंस प्लेबुक के नजरिए से। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये सदियों पुरानी रणनीतियां आज भी एकदम परफेक्ट काम कर रही हैं। धीरूभाई अंबानी और रिलायंस ने बिल्कुल इसी ऐतिहासिक प्लेबुक का इस्तेमाल किया और सिस्टमैटिक तरीके से सप्लाई चेन में पीछे की ओर कदम बढ़ाए। टेक्सटाइल से शुरुआत की, फिर पेट्रोकेमिकल्स के कच्चे माल तक गए, उसके बाद रिफाइनिंग में उतरे और अंत में सीधा ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन तक पहुंच गए।
वर्टिकल इंटीग्रेशन का इससे बढ़िया उदाहरण शायद ही कोई हो। और अगर हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात करें तो 1872 के क्लीवलैंड मैसेकर की तरह ही 2016 में जियो का लॉन्च कोई फ्री का तोहफा नहीं था। मुफ्त डेटा और सेवाओं को एक कैलकुलेटेड खर्च के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि पूरे टेलीकॉम मार्केट को समेटकर सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स तक सीमित कर दिया जाए। अब बात करते हैं मॉडर्न टेक मोनोपोलीज की, जब सिलिकॉन वैली स्टैंडर्ड ऑयल के तरीकों से मिलती है। अगर हमें लगता है कि ये प्लेबुक सिर्फ तेल या टेलीकॉम तक सीमित है तो हम गलत हैं। यही वो बुनियादी इंजन है जो आज की ग्लोबल टेक कंपनियों को भी पूरी ताकत से दौड़ा रहा है। Amazon, AWS और अपने विशाल डिलीवरी नेटवर्क के जरिए आज के डिजिटल रेल रोड्स को कंट्रोल कर रहा है। वहीं गूगल 92% सर्च मार्केट पर राज कर रहा है और हमारे डेटा को एक छिपी हुई करेंसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तरीका बिल्कुल वही है, बस साधन डिजिटल हो गए हैं। इस पूरी पजल का एक और अहम हिस्सा है रेगुलेटरी कैप्चर। ये वो रणनीति है जहां बड़ी कंपनियां उन्हीं नियमों और कानूनों को अपने हिसाब से मोड़ती हैं जो उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाए गए होते हैं। आज बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां FDA जैसी संस्थाओं को प्रभावित करने और अपने पेटेंट की लाइफ बढ़ाने के लिए इसका जमकर इस्तेमाल करती हैं। और हाँ, 1913 में कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी यानी बड़े पैमाने पर दान पुण्य का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो भी काफी काम का साबित हुआ। इससे टैक्स से बचने, पब्लिक पॉलिसी को अपने फेवर में करने और सबसे बढ़कर एक निर्मम कॉर्पोरेट इमेज को एक दयालु इमेज में बदलने का एक बहुत ही शानदार तरीका मिल गया। रॉकफेलर फाउंडेशन से लेकर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आज के मॉडर्न फाउंडेशंस तक ये पैटर्न आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। तो इस सिस्टम को नेविगेट कैसे करें? पैसिव कंज्यूमर से एक्टिव ऑब्जर्वर बनने का समय आ गया है। अब चूंकि इस गहरे जमे हुए इकोसिस्टम से पूरी तरह बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा है, तो हमारे पास आमतौर पर आगे बढ़ने के 3 विकल्प बचते हैं। पहला, चुपचाप इस सिस्टम की सुविधाओं को मान लें। दूसरा, मुश्किल विकल्पों को चुनकर इस सिस्टम से थक हार कर लड़ते रहें। या फिर तीसरा और सबसे स्मार्ट तरीका, सिस्टम को समझें और उन कंपनियों के शेयर्स खरीद लें जो मार्केट पर राज कर रही हैं। रॉकफेलर की एक लाइन इस पूरी कहानी को समेट देती है, कंपटीशन एक पाप है। वो सच में मानते थे कि प्रतिस्पर्धा करना सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है। उनके हिसाब से मार्केट का पूरी तरह से कंसोलिडेशन ही सबसे नेचुरल और एफिशिएंट नतीजा था। तो अब जब इस 150 साल पुराने सिस्टम के सारे छिपे हुए मैकेनिज्म हमारे सामने हैं, तो आखिरी फैसला हमें करना है। क्या हम बस आंखें मूंद कर इसके कंज्यूमर बने रहेंगे या फिर इस जानकारी का फायदा उठाकर इस सिस्टम के हिसाब से खुद को ढालेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।